नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे दो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के परस्पर डिस्प्यूट के बारे में। ये विवाद है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच में। प्रश्न तब उठा जब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंसिस्ट किया कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने प्रोजेक्ट्स को रेरा के अंतर्गत रजिस्टर करें। इससे पहले हम आपको ये बता दें, रेरा एक्ट 2016 के बनने के बाद से कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे रेरा के, जिनमें से एक था कि देश में रियल एस्टेट को लेकर जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हों उनका पहले रजिस्ट्रेशन रेरा के अंतर्गत होना चाहिए। उसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे एक प्रोजेक्ट के लिए यदि पैसा इनवाइट किया है पब्लिक से तो वो पैसा उसी प्रोजेक्ट के अकाउंट में ही रहना चाहिए, 70% तक उसी में बैंक में पार्क होना चाहिए, उसको किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रेरा ही अथोराइज्ड है कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए, और रेरा ही देखेगा कि सारे नियम कानूनों को डेवलपर्स प्रॉपरली फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं। इस तरह के लगभग 10 और फीचर्स हैं जो रेरा के सुपरविजन में आता है। अब डीडीए को जब ये कहा गया कि वो अपने प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत रेरा अथॉरिटी के समक्ष रजिस्टर करे, तो डीडीए ने रियल एस्टेट एपेलेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष 20 दिसंबर 2021 को जो रेरा ने ऑर्डर पास किया था उसके विरुद्ध अपील लगाई, और रेरा रियल एस्टेट एपेलेंट ट्रिब्यूनल ने भी सितंबर 2024 को रेरा अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए ये माना कि रियल एस्टेट अथॉरिटी को ये अधिकार दिया गया है कि जितने भी देश भर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे उनका रजिस्ट्रेशन रेरा अथॉरिटी के समक्ष हो। ये तो था ऑर्डर एपेलेंट अथॉरिटी का। अब इस आदेश के विरुद्ध डीडीए ने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सामने अथॉरिटी के इस ऑर्डर को चैलेंज किया है, और अब दो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ दोनों ही रियल एस्टेट से संबद्ध हैं, दोनों ही आमने सामने हैं, और हाई कोर्ट ने दोनों को नोटिस इशू कर दिया और इसकी सुनवाई होगी। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है ये हमें जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिंपल रिट पिटिशन नहीं है, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत सीरियस होने वाले हैं। डीडीए ने अपने क्या तर्क दिए हैं और रियल एस्टेट अथॉरिटी का क्या स्टैंड है, इसको हम देखेंगे। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का सेक्शन 3 है, जो ये स्पष्ट कहता है, सेक्शन 3 का पार्ट 1, कि कोई भी प्रमोटर एडवर्टाइज नहीं करेगा, मार्केट नहीं करेगा, बुक नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, और सेल के लिए ऑफर भी नहीं देगा, और लोगों को खरीदने के लिए इनवाइट भी नहीं करेगा, जब तक कि प्रोजेक्ट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत रजिस्टर नहीं होगा। तो इसमें सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं इस सेक्शन के आधार पर। तो हम बात करेंगे डीडीए के स्टैंड की। डीडीए का स्टैंड क्या है सेक्शन 3 को लेकर। डीडीए का आर्गुमेंट और उसकी प्ली है हाई कोर्ट के समक्ष कि डीडीए तो ऑलरेडी एक मैकेनिज्म के तहत काम करता है, पार्लियामेंट्री ऑडिट्स होते हैं, गवर्नमेंट की सुपरविजन होती है, और इसकी फंक्शनिंग जो है रूल अंडर नेजुल रूल्स 1981 और डीडीए, इन रूल्स के तहत ही इनका सारा काम होता है। जब ये एक सेपरेट ऑटोनमस बॉडी है और इतने मैकेनिज्म के अंतर्गत काम करती है, तो इसको क्यों रजिस्टर करना है सेक्शन 3 के अंतर्गत रेरा अथॉरिटी के समक्ष। दूसरा तर्क था डीडीए का कि डीडीए तो पार्लियामेंट का एक स्टेट पॉलिसी को लागू करने का इंस्ट्रूमेंट है, और कोई प्राइवेट डेवलपर नहीं है जो अपनी मनमानी कर सकता हो। ये देश की राजधानी दिल्ली की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट सेंस में देखता है, और इसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है। अगला तर्क डीडीए का था कि आप
किसी भी एक्ट के प्रियम्बल को जांच लें जब ये देखना हो कि उसकी इंटेंशन क्या है। प्रियम्बल में स्पष्ट कहा गया है कि ये एक्ट फंडामेंटली प्राइवेट डेवलपर से डिफरेंट है, इसका कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है, और चूंकि इसका कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो रेरा को इसके ऊपर सुपरविजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेरा का ये कहना है कि डीडीए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट और सर्टिफिकेट के लिए रेरा के समक्ष। डीडीए स्वयं ही एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबल है ऐसे डॉक्यूमेंट्स इशू करने के लिए, और वह ऐसे डॉक्यूमेंट्स खुद इशू करती है। और अगला तर्क ये भी है कि रियल एस्टेट तो एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें प्राइवेट प्रोमोटर्स के क्रेडेंशियल, प्रोजेक्ट डिलेज, लीगल डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि डीडीए जैसी स्टैट्यूटरी एजेंसी पर लागू नहीं हो सकते। जबकि रेरा का आर्गुमेंट है कि कोई भी एंटिटी जो भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो, रिगार्डलेस उसका स्टेटस क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, और ये अथॉरिटी स्टैट्यूटरी पावर्स है इसको सारे रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। चूंकि डीडीए ने रिसेंटली लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट द्वारका में लॉन्च किया है, तो उसके लिए उसको रेरा के अंतर्गत रजिस्टर करना ही होगा। रेरा की जो लीगल टीम है वो रजिस्ट्रेशन को इंश्योर इसलिए करती है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, प्रोटेक्शन हो होम बायर्स को, और इवन गवर्नमेंट बॉडीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये तो डिस्प्यूट के पॉइंट्स हैं कि किन किन बातों पे दोनों अथॉरिटीज़ अपने अपने तर्क रख रही हैं, किंतु इसकी इम्प्लीकेशन बहुत सीरियस होगी क्योंकि डीडीए तो 1957 से बना है, और ये 1957 से देश की राजधानी दिल्ली के सारे रियल एस्टेट इश्यूज़ को रेगुलेट कर रही है और सारे रियल एस्टेट की मास्टर एजेंसी है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या डीडीए रेरा जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने आंसरेबल है ट्रांसपेरेंसी के लिए और बायर्स की प्रोटेक्शन के लिए, जबकि वो सालों से एक अथॉरिटी के रूप में काम कर रही है और उसका कोई प्राइवेट मोटिव नहीं है, डीडीए का कोई भी कमर्शियल एंगल नहीं है, उसको तो एक सरकार की एजेंसी की तरह से काम करना है। और यदि इस तरह की कोई बात होती है या कोई भी कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि डीडीए को रेरा के समक्ष आंसरेबल होना है और रजिस्टर करना है और उसके रेगुलेशंस के अनुसार ही चलना है, तो ये केवल डीडीए नहीं, देश भर में जितने भी हाउसिंग बोर्ड्स हैं, सारी स्टेट्स के हाउस बोर्ड्स की यही स्थिति हो जाएगी और उनकी ऑटोनोमस बॉडी की जो स्टेटस है उसमें डेफिनेटली डेंट लगेगा। साथ ही हम ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश आ चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि रेरा अथॉरिटी अभी तक वो सब नहीं कर पाई है जिसके लिए इसका गठन किया गया था। और एक केस में तो डीएलएफ के मैटर में सुनते समय सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व जो हैं उनके अगेंस्ट सीबीआई की इंक्वायरी की भी चर्चा की है और सीबीआई की इंक्वायरी का आदेश दिया है, क्योंकि ऐसा लगा है कि बहुत सारे फीचर्स जो रियल एस्टेट के हैं, जो रियल एस्टेट अथॉरिटी को पावर्स दी गई हैं, वो उन पावर्स का मिसयूज़ कर रही हैं और उनका जो लाभ है होम बायर्स को ना मिलकर बिल्डर्स को मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना भी अथॉरिटीज़ होम बायर्स को फोर्स कर रही हैं कि आप पोजीशन ले लीजिए, क्योंकि पोजीशन डिले के कारण उनके मैटर कोर्ट में जा रहे हैं और उसके लिए उनको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। इसलिए वो बिना कंप्लीट किए हुए, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए हुए भी होम बायर्स को फोर्स कर रहे हैं कि वो पोजीशन ले लें। और भी बहुत सारी त्रुटियां रह जाने के बावजूद भी
वो रेरा के नियमों का पालन नहीं कर रहे। एक प्रोजेक्ट में जो 70% पैसा उसी बैंक में, उसी अकाउंट में और उसी प्रोजेक्ट के खाते में रहना चाहिए, उसका भी डेविएशन हो रहा है। इतनी सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में देखा है और सीबीआई इंक्वायरी के आदेश भी दिए हैं। तो इन सब को देखते हुए भी हम प्रतीक्षा करेंगे कि कोर्ट क्या कहता है। डीडीए फिर भी वो एक सरकारी तंत्र है और सरकारी तंत्र सरकार के नियमों के विरुद्ध काम यदि करेगा तो वो भी पकड़ में आएगा ही, कोर्ट उसके लिए भी है। किंतु क्या रेरा इतना समर्थ है कि वो डीडीए जैसी अथॉरिटी, और नॉट ओनली डीडी के अतिरिक्त और भी स्टेट्स में जितने भी आवास बोर्ड हैं उन सब को सुपरवाइज करने की कैपेसिटी रखती है, या रेरा को ये पावर दी जानी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स और जो अथॉरिटीज़ कमर्शियल एंगल से नहीं देखती हैं या जिनका कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है और उनके प्रिएम्बल उनको एनफ पावर देते हैं, तो क्या रेरा को इन सारी अथॉरिटीज़ पर लादा जा सकेगा? और हाई कोर्ट क्या रिव्यू करेगा कि क्या रेरा अथॉरिटी डीडीए जैसी स्टैट्यूटरी बॉडी को ओवरपावर करेगा? इस बात की हम प्रतीक्षा करेंगे और इसके इम्पैक्ट इनके सीरियस इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये हम कल्पना कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे इसी तरह के किसी विशेष मुद्दे के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।